Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 2 that is advertising agency. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हमने स्ट्रक्चर और स्कोप भी पढ़ लिया है। आज के इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में जो है हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, तो हम इनको जो है वो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था फीचर्स ऑफ एड एजेंसी, जिसके लास्ट में एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो मैंने आपको बोला था कि अभी तो मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ रही हूँ, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो यही वो लेक्चर है जिसका वो फुल एक्सप्लेनेशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पॉइंट का, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। एक एड एजेंसी जो है वो एक ऐसा सर्विस बिजनेस है डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग, प्लानिंग एंड हैंडलिंग एडवर्टाइजिंग एंड समटाइम्स अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन फॉर इट्स क्लाइंट। तो बेसिकली एड एजेंसी जो है एक ऐसी सर्विस बिजनेस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को, जिनके बिहाफ पर वो एड्स को बनाती है और प्लेस भी करती है इन स्पेसिफिक मीडिया एज डिसाइडेड बाय द एडवर्टाइजर एंड द एड एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आप क्लासीफाई यानी कि डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विसेज दैट दे ऑफर। किस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, उनका बिजनेस टाइप क्या है, उनकी जोग्राफिक लोकेशन क्या है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। हम अगर मुंबई में रह रहे हैं, क्लाइंट मुंबई में है, तो क्या ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी मुंबई की ही है या मुंबई के बाहर की है। तो जोग्राफिक लोकेशन एजेंसी की डिसाइड कर भी ध्यान में रखी जाती है। एजेंसी का साइज क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है इट रेंजेस इन साइज फ्रॉम वन मैन शो टू लार्ज फर्म्स दैट एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐसी भी होती है, साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो उसने कितने नंबर ऑफ लोगों को हायर कर रखी है। 10 लोग मिलकर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं या थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज उसके अंदर भरे पड़े हैं काम करने के लिए। तो डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साइज के ऊपर। नाउ वी हैव अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर। सबसे पहले आती है फुल सर्विसेज एजेंसी। सबसे पहले कौन सी है? फुल सर्विस एजेंसी। नाम फुल सर्विस दिया है, उसका मतलब ही होता है एज द नेम इम्प्लाइज फुल सर्विस एजेंसी इज वन दैट हैंडल्स ऑल फेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। यानी कि एडवर्टाइजिंग की सारी के सारी चीज़ें जो है, जितनी भी सर्विस होती है एडवर्टाइजिंग की, ये फुल सर्विस एजेंसी देने के लिए तैयार होती है अपने क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या करती है, एडवर्टाइजिंग को प्लान करती है, क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, एड को प्लेस करती है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। अब फुल सर्विस एजेंसी जो है वो अपनी सर्विसेज जो देती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है एडवर्टाइजिंग से। जैसे कि कॉपी राइटिंग का वर्क हो गया, जो हमने क्रिएटिव सर्विसेज में देखा था, कॉपी राइटिंग का काम हो गया, आर्ट वर्क हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एड्स हो गया, मीडिया प्लानिंग हो गया, मीडिया बाइंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, स्ट्रक्चर और स्कोप जो हमने देखा था, उसके अंदर हमने देखा था क्रिएटिव सर्विसेज होता है, अकाउंट सर्विसेज होता है, मीडिया सर्विसेज होता है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो मिलाकर एक इकलौती एजेंसी जब देती है, हम उसको फुल सर्विस एजेंसी बुलाते हैं, जहाँ पर वो मार्केटिंग कंसल्टेंसी का भी काम करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइजिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड कंसल्टेशन कर सकती है, यानी कि एडवाइस कर सकती है अपने क्लाइंट को कि किस तरीके से आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अपनी ऐड में, जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाए। क्योंकि डेफिनेटली ऐड जब भी बनता है उसका अप्रूवल क्लाइंट की तरफ से होना ज़रूरी है। ये हमारी फुल सर्विस एजेंसी काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉड्यूलर एजेंसी। मॉड्यूलर एजेंसी भी एक फुल सर्विस एजेंसी है जो कि अपनी सर्विसेज देती है ऑन अ पीस मील बेसिस। पीस मील बेसिस यानी कि रेगुलर इंटरवल्स ले लेकर आपको अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे अभी आपने कोई प्रेजेंट ऐड मुझे दिया, हो सकता है आपको अभी फ़िलहाल कोई ऐड नहीं करना हो, तो आपने 6 महीने के बाद मुझे कोई ऐड दिया, फिर 6 महीने बाद आपका मैं ऐड ले रही हूँ। तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपके बिहाफ पे मैं एडवर्टाइजिंग करती हूँ। Thus, an advertiser may commission an agency's creative department to develop an ad campaign while obtaining other agency services elsewhere. एक एडवर्टाइजर जो है, जो क्लाइंट है, वो क्या करेगा, कमीशन देगा एजेंसी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट को कि वो एक एड कैंपेन बनाए, और इसी के साथ साथ अगर चाहे तो दूसरी एजेंसीज की भी एड के लिए हेल्प जो है वो ले सकता है। An advertiser may also hire an agency's media department to plan and execute a program for advertising that another agency has developed. Fees are charged for actual work undertaken. ओके, रेगुलर बेसिस पर आप काम कर रहे हो सकता है एडवर्टाइजर ने आपको बोला कि सिर्फ क्रिएटिव काम आप करके दो मुझे,
दूसरी एजेंसी है उसके पास जाकर बोलेगा कि मीडिया की प्लानिंग जो है ना आप करो मेरे लिए। तो इस तरीके से आपके एडवर्टाइज़र ने क्या किया, काम को जो है वो डिवाइड किया अलग अलग एजेंसी से, और उस हिसाब से आपको आपका पेमेंट मिलता है। जितना काम आपने किया उतना आपको पेमेंट मिलेगा। सिर्फ क्रिएटिव का काम किया तो सिर्फ क्रिएटिव का पेमेंट मिलेगा, मीडिया का काम किया तो मीडिया वाला पेमेंट आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से एडवर्टाइज़र जो है वो आपके साथ मिलकर काम करता है, उसे बोलते हैं मॉड्यूलर एजेंसी। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव बुटीक। अब क्रिएटिव बुटीक क्या होता है, इट इज़ अ शॉप एजेंसी दैट प्रोवाइड्स ओनली क्रिएटिव फंक्शंस एंड नॉट फुल सर्विस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्रिएटिव सर्विस मिलती है, जैसे कि कॉपी राइटिंग, आर्ट वर्क, प्रोडक्शन, एड ट्रैफिक। बस ये 4 काम क्रिएटिव सर्विसेज के अंदर आते हैं, आपको यही मिलेगा। मीडिया प्लानिंग का काम हम नहीं करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सिर्फ ऐड को क्रिएटिवली बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है क्रिएटिव फंक्शंस में, जहाँ पर कॉपी राइटिंग, आर्ट वर्क, प्रोडक्शन होता है। दे चार्ज अ फी और परसेंटेज ऑफ मीडिया एक्सपेंडिचर। तो ये लोग जो है वो उसके हिसाब से अपनी फ़ी चार्ज करते हैं, एक परसेंटेज चार्ज करते हैं आपसे। क्रिएटिव बुटीक्स जो है दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ फुल सर्विस एजेंसीज। अब क्रिएटिव बुटीक जो है कहीं ना कहीं बेचारे को एक डिसएडवांटेज होता है क्योंकि फुल सर्विस एजेंसी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो कोई भी क्लाइंट जो है सिर्फ क्रिएटिव का काम आपसे क्यों करवाएगा, एक फुल सर्विस एजेंसी है जो हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है। तो क्रिएटिव बुटीक्स जो है उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। And as such, most of them convert into a full service agency or merge with other agencies to provide a wide range of services। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि इनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है, तो या तो ये मर्ज हो जाती है फुल सर्विस एजेंसी के साथ, या दूसरे किसी एजेंसी के साथ मिलकर, या खुद को ही फुल सर्विस एजेंसी बना लेती है और सारी की सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट को देना शुरू करती है। तो क्रिएटिव बुटीक के लिए सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। याद रखना, नाम ही क्रिएटिव है, जिसका मतलब ये सिर्फ क्रिएटिव सर्विसेज देती है क्लाइंट को, जहाँ पर कॉपी राइटिंग, आर्ट वर्क और प्रोडक्शन ऑफ एड्स होता है। Then we have global and local agencies. Agencies can also be classified as global and local. The global agencies have branches और offices worldwide. Global agency कौन सी होती है, जो पूरे दुनिया भर में फैली होती है। Local agency कौन सी होगी, जो लोकेलिटी स्पेसिफिक रीजन को बिलोंग करती है। जैसे कि एक एजेंसी सिर्फ मुंबई के अंदर है तो वो लोकल एजेंसी हो गई। एक एजेंसी जो मुंबई में भी है, अपने इंडिया के कई सारे स्टेट्स में है, और उसी के साथ साथ यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हर जगह पर है, तो ऐसी एजेंसी ग्लोबल एजेंसी होती है जिसका प्रेजेंस ग्लोबली होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर WPP ग्रुप है, ONM है, ये लोगों के जो ऑफिसेज हैं, इनके जो ब्रांचेस है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में है अक्रॉस द ग्लोब। अब ये जो ग्लोबल कंपनीज हैं मोस्टली केटर करती, यानी कि मोस्टली इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं या मल्टीनेशनल फर्म्स होते हैं। There are also local ad agencies that cater only to the local market and at times operate in only one town or city। ऐसे भी एड एजेंसीज हैं जो कि लोकल एड एजेंसीज है, या तो एक टाउन या एक सिटी में ही रहती है और वही के क्लाइंट को हैंडल करती है। लोकल फर्म्स स्पेशली द स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी, तो जो स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी है उनको, उनके एडवर्टाइजमेंट को लोकल एजेंसीज हैंडल करती है। Then the next agency type that we have is mega agency। मेगा एजेंसी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आया है 1980s में, जहाँ पर मेगा एजेंसी का जन्म हुआ। एजेंसीज वर्ल्ड वाइड मर्ज विद ईच अदर, सर्व देयर क्लाइंट्स इन अ मच बेटर वे। इट वाज इन 1986 Saatchi & Saatchi, a small London based agency which started movement and became the #1 ad agency in the world। In 2000 Saatchi & Saatchi group was acquired by the Publicis group from France। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मेगा एजेंसीज, दुनिया भर की एजेंसीज क्या करती है, मर्ज होती है, आपस में मिलकर अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है। तो 1986 में Saatchi & Saatchi एक छोटी सी लंदन बेस्ड एजेंसी थी जिसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया और #1 एड एजेंसी बन गई पूरी दुनिया में। और 2000 में, इन द ईयर 2000, Saatchi & Saatchi ग्रुप को जो है एक्वायर कर लिया Publicis ग्रुप, जो कि फ्रांस का एक ग्रुप है। अब जुलाई 2013 में Publicis जो कि फ्रांस से है, ओमनिकॉन जो कि USA से है, ये 2 ऑफ बिग 5 ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी बन गई, जिन्होंने एक मर्जर कर लिया आपस में ताकि Publicis ओमनिकॉन ग्रुप बन जाए। तो 2 अलग अलग एजेंसी है, Publicis और ओमनिकॉम। तो एक फ्रांस की, एक US की एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर एक न्यू फॉर्म बना लेते हैं मर्जर के बाद में, जो कि Publicis ओमनिकॉम ग्रुप हो जाता है। लेकिन ये जो मर्जर है ये हुआ नहीं बिकॉज ऑफ सर्टन डिफरेंसेस। इन्होंने कोशिश की, अनाउंस किया था कि हम लोग मर्ज होने वाले हैं और ये ग्रुप फॉर्म करने वाले हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज और कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोनों मर्ज नहीं हो पाए। लेकिन इन मई 2014 में ओमनिकॉन एंड Publicis ने ज्वाइन किया
अनाउंस दैट दे हैव टर्मिनेटेड दैट प्रपोज्ड मर्जर। तो उन्होंने 2014 में बोला कि हम लोग जो मर्ज होने वाले थे तो हम लोग ने उस मर्जर को टर्मिनेट कर दिया, यानी अब हम जो है वो नहीं होने वाले हैं मर्ज आपस में एक दूसरे के साथ। तो उसे बुलाते हैं हम मेगा एजेंसी, यानी दो बड़ी बड़ी एजेंसी आपस में आकर मर्ज हो जाती है और अपने क्लाइंट्स को सर्व करती है। फिर आती है हमारी मीडिया बाइंग एजेंसी। दिस ट्रेंड फॉर स्पेशल मीडिया बाइंग एजेंसी स्टार्टेड इन 1970s. Such agencies have a lot of contacts in the media and offer very low commission on media rates. तो ये जो ट्रेंड चालू हुआ है मीडिया में आपका ऐड प्लेस करने का, ये 1970s से चलता आ रहा है। ये वो एजेंसी होती है जो आपके लिए ऐड प्लेस करती है मीडिया में, जहाँ पर मीडिया के साथ इनके रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं और ये लोग आपसे बहुत ही कम कमीशन जो है वो मीडिया रेट्स में आपको देते हैं। A number of ad agencies have set up subsidiary media buying agencies. The media buying agencies perform the following. अब मीडिया बाइंग एजेंसी का काम क्या होता है, ये आपके लिए स्पेस और टाइम जो है वो मीडिया के लिए सिलेक्ट करती है और वही टाइम जो बाय कर लिया है, इन्होंने खरीद लिया, वो एडवर्टाइजर को बेच देती है वो टाइम। स्लॉट्स जो है उसको शेड्यूल करती है अलग अलग डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पे और रेडियो स्टेशंस पे। चेक्स वेदर द एड हैज़ बिन प्रिंटेड, टेलीकास्टेड, ऑप्टेड टाइम एंड प्लेस और नॉट। अब ये भी ध्यान में रखती है कि जो भी हमने टाइम और स्पेस बुक करके हमारे एडवर्टाइजर को दिया है तो उस वक्त उनका ऐड जो है वो डिस्प्ले किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो सिर्फ पैसा लेकर टाइम और स्पेस नहीं देते हैं, ये भी देखते हैं कि आपका ऐड जो है वो चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। Next we have a specialist agency. Now there are some agencies which undertake advertising work only in certain areas. अब कुछ एजेंसी होती है जो कि स्पेसिफिक एरिया में ही काम करती है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ही काम करती है। एजेंसी सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज के ही क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, हर एक कंपनी के लोगों को नहीं ले रही, जैसे कि हर गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं ले रही है, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। Agencies that advertise financial service products operate in a tightly regulated market, so their ads must comply with the current legislation. तो ये जो एजेंसीज है जो कि फाइनेंशियल सर्विस को एडवर्टाइज करती है, ये बहुत ही ध्यान में रखती है कि इस तरीके का ऐड हो जिससे कि किसी तरीके का कस्टमर का नुकसान ना हो और हमारा क्लाइंट जो है वो भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करती है। सौभाग्य एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो हमारे इंडिया में है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग करती है और यहाँ पर दे आर ऑल्सो एड एजेंसीज दैट फोकस ओनली ऑन पब्लिसिटी और ओनली इन पॉइंट परचेज मटेरियल, जो कि सिर्फ फोकस करती है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के ऊपर। सो दैट इज हाउ दिस एजेंसी वर्क्स। फिर आती है हमारी इंटरैक्टिव एजेंसी। इंटरैक्टिव एजेंसी जो है वो मिक्स ऑफर देती है किसका, वेब डिज़ाइन का, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का एंड सच अदर सर्विसेज। इंटरैक्टिव एजेंसी वो होती है जो आपका ऑडियंस के साथ में इंटरैक्शन जो है वो बिल्ड करती है। तो सोशल मीडिया के जरिए आज पॉसिबल है, इंटरैक्टिव एजेंसी का काम आसान हो जाता है। Now today the most successful interactive agencies are defined as companies that provide specialized advertising and marketing services for digital space, जो कि डिजिटली आपको क्या कर रही है, आपको स्पेस देती है। डिजिटल स्पेस भी ज़रूरी है कि किस वक्त आपका ऐड जो है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अगर आपको अपना ऐड चलाना है, किस वक्त आपका ऐड जो है वो पोस्ट होना चाहिए, तो किस वक्त लोग सबसे ज़्यादा, सुबह उठते बराबर कई लोगों को आदत है अपना इंस्टाग्राम यूज़ करने की, स्नैपचैट यूज़ करने की, तो उस वक्त आपका ऐड जो है वो उठते बराबर उनको आपका ऐड दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोपहर के 1 बजे 2 बजे ऐड डिस्प्ले हो रहा है जिस वक्त कोई इंस्टाग्राम का यूज़ नहीं कर रहा है, हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है। तो जिस वक्त सबसे ज़्यादा यूजर्स यूज़ करते हैं उस वक्त आपका ऐड डिस्प्ले होना, उसे हम बुलाते हैं डिजिटल स्पेस। Recent boost in interactive agencies can be attributed to rising popularity of web-based social networking and community साइट्स। तो इंटरैक्टिव एजेंसीज को सबसे ज़्यादा बूस्ट कब मिला, हमारे सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिटी साइट्स है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। ये ऐसे सोशल मीडिया है, ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंटरैक्टिव एजेंसीज आर ऑफरिंग पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कम्युनिटी साइट डेवलपमेंट एज वन ऑफ द सर्विस ऑफरिंग्स। तो इंटरैक्टिव एजेंसीज जो है अपने सारे पर्सनल और कॉर्पोरेट कम्युनिटी का काम जो है वो इन्हें देते हैं। Now, due to social networking explosion, new types of agencies are undertaking reputation management. अब social networking की वजह से क्या हो गया, कई सारी एजेंसीज आने लग गई। ये जितनी भी टाइप ऑफ एजेंसी है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ अ कंपनी नीड्स ऑनलाइन डैमेज कंट्रोल। अगर किसी का नाम, किसी की ऑनलाइन रेपुटेशन खराब हो गई है तो इंटरैक्टिव एजेंसी जो है वो क्या करती है, हेल्पफुल होती है उनके नाम को वापस से रीबिल्ड करने में, उनकी रेपुटेशन को और ज़्यादा बढ़ाने में। For example, disgruntled customers can quickly and easily damage a company's reputation via social networking site.
रेप्यूटेशन मैनेजमेंट एजेंसीज हेल्प टू ओवरकम द स्प्रेड ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा कोई कस्टमर है जो बिना मतलब का आपका नाम सोशल मीडिया पे ख़राब कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, कोई ऐसा भड़का हुआ कस्टमर है जिसने आपका नाम, आपकी रेप्यूटेशन को ख़राब कर दिया, तो इंटरैक्टिव एजेंसीज होती है जिसको हम बुलाते हैं ORM, ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। तो इनका काम होता है कि आपके नाम को जो है वो सुधारे आपके सोशल मीडिया साइट्स पर, ताकि लोगों ने जो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे रखा है ऐसे कस्टमर्स ने, उनको पॉजिटिवली क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ये काम होता है इंटरैक्टिव एजेंसी का। नेक्स्ट है हमारी B2B एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि बिजनेस टू बिजनेस एड एजेंसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती है एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स टू अ बिजनेस एज अपोज टू कंज्यूमर ऑडियंस। तो बेसिकली ये वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए क्या करती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो स्पेसिफिकली इनके क्लाइंट्स जो होते हैं वो दूसरे बिजनेसेस होते हैं। Now B2B agencies are familiar with B2B marketing and design ad campaign especially for internet और business journal। तो ये वो एजेंसी है जो काफ़ी ज़्यादा familiar है, इनको पता है कि कैसे B2B ad दूसरे बिजनेस तक पहुंचा जाता है। They help their clients to secure the customers and assist them in developing customer relationship। अपने क्लाइंट की मदद करती है किस चीज़ के लिए, ताकि अपने कस्टमर्स जो है वो सिक्योर कर पाए, और हेल्प करती है कि नए कस्टमर रिलेशनशिप्स को और बना पाए। B2B एजेंसी जो है वो ऑफर देती है स्पेशलाइजेशन के लिए दूसरे सेक्टर्स में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, कंपोनेंट्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स या इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हो गए। तो इसके लिए और ज़्यादा क्या करती है, एनकरेज करती है किसको, हमारे फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए। Then the last agency that we have is in-house agency. Now companies which prefer to have closer control over advertising have their own in-house agency। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको एडवर्टाइजिंग के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, हमारी देख रेख में होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी खुद की ही एक इन-हाउस एजेंसी बना रखी है, और यही इनके लिए, ये एजेंसी जो है वो इन्हीं के लिए क्या करेगी, इन्हीं के एड्स के लिए काम किया करेगी। अब ये जो एजेंसी है कम्प्लीटली ओन कौन करता है इसको, एडवर्टाइजर, यानी कि मेरा ही प्रोडक्ट है और मेरी खुद की ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो मैंने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग का काम अपनी ही एजेंसी को दे रखा है। It performs almost all functions than an outside advertising agency would perform, and that's why some people refer to as a full service advertising department of the advertiser। अच्छा, ये जो है, जो कोई भी आउटसाइडर एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम परफॉर्म करेगी ना, सेम हमारी इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी परफॉर्म करेगी। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे रखा है, फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। किसका, हमारे एडवर्टाइजर का, फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि ये जितनी भी फुल सर्विसेज में जितनी भी सर्विसेज आती है ना, सारी की सारी सर्विस हमारा ये डिपार्टमेंट हमको देगा हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए। अब मेन डिफरेंस जो है इन हाउस एजेंसी में agency advertising department is that in-house agency can undertake to serve several other clients if the parent company so desires, but an advertising department solely undertakes the work of its firm and not of outside clients। अच्छा, अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, इन हाउस एजेंसी है, अगर पेरेंट कंपनी बोलती है कि तुम दूसरे क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली, तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही एडवर्टाइज़र, यानी जिसने ये कंपनी अपनी इन हाउस एजेंसी बनाई है ना, इन्हीं को काम करना है, इन्हीं के प्रोडक्ट के लिए। आप कोई दूसरे क्लाइंट के लिए काम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। Secondly, an advertising department may not be equipped with personnel and facilities which an in-house agency would possess। तो advertising department के पास उतने HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज और फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी जितनी एक इन हाउस एजेंसी के पास होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस, इन हाउस एजेंसी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। Now, there is another version of in-house agency whereby the advertiser handles the total agency function but buying the ad-related services on a fee basis from an outside agency। Okay, now this is saying that in-house agency का एक और version है जहाँ पर advertiser जो है वो पूरी एड एजेंसी जो है, एड एजेंसी के जो फंक्शन है उसको क्या करता है, हैंडल करता है, लेकिन एड रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो फी बेसिस पर क्या करता है, आउटसाइड एजेंसी को हायर करता है। द इन हाउस एजेंसी में टेक द हेल्प ऑफ क्रिएटिव सर्विस यूनिट टू ओरिजिनेट एडवर्टाइजिंग आइडियाज फॉर अ फी। यानी इन हाउस एजेंसी तो मेरे पास है, ये काम कर रही है मीडिया सर्विसेज का, लेकिन क्रिएटिव काम में इतनी अच्छी नहीं है, तो ये क्रिएटिव काम के लिए किसी और एजेंसी की हेल्प ले सकती है और एक फ़ी बेसिस पर उनसे अपना क्रिएटिव काम करवा सकती है, जिसके लिए क्रिएटिव बुके जो हमने पढ़ा था, क्रिएटिव बुटीक जो हमने पढ़ा था, तो क्रिएटिव बुटीक हमारे पास है जिसकी हम क्रिएटिव सर्विसेज ले सकते हैं। It may employ a media buying service unit to buy time, space and place the ads। या फिर वो क्या कर सकती है, मीडिया बाइंग सर्विस एजेंसी के साथ मिलकर टाइम और स्पेस ले सकती है अपना एड प्लेस करने के लिए।
अब इस तरीके की जो इन हाउस एजेंसी होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है, यानी कि किसके डायरेक्शन में काम करता है, एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के अंडर काम करता है, दैट गैदर्स एंड डायरेक्ट्स वेरिंग आउटसाइड सर्विसेज फॉर इट्स ऑपरेशन, जो कि क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है और उनको डायरेक्शन बता रहा है किस तरीके से हमारा ऑपरेशन या हमारी सर्विसेज जो है वो काम करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड एजेंसीज है जो कि हमने हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है। अलग अलग टाइप्स है, हर कोई अपने सर्विसेज के हिसाब से क्या करता है, काम करता है। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा क्योंकि टाइप्स ऑफ एड एजेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, काफ़ी बार कन्फ्यूज़ किया जाता है आपको फुल सर्विस एजेंसी, इन हाउस एजेंसी, क्रिएटिव बुटीक के ऊपर, मॉड्यूलर एजेंसी के ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है इन सब के मीनिंग्स, इन सबको सही से समझ लो और उसके बाद जब भी क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर उसके आंसर को आइडेंटिफाई करो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है। सिमिलरली जब आपको ब्रीफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है आपकी। Next question that we have is question number 4. What are the factors to be considered in selecting an ad agency? कई तरीके की एड एजेंसी हमने देख लिया, एड एजेंसी के फीचर्स हमने देख लिया, लेकिन किसी भी एड एजेंसी को हमको सिलेक्ट करना है तो एज अ क्लाइंट, एज एन एडवर्टाइजर, क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे ध्यान में रखनी है जब मुझे किसी भी एड एजेंसी को सिलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा अपने आप को क्लाइंट समझ लो, एडवर्टाइजर समझ लो और सोचो कि मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करना है तो क्या सारी चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना होगा। Now, selecting the right type of advertising agency is a very difficult choice. अब सही तरीके की एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। एडवर्टाइजर शुड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एजेंसीज दैट कैन सर्व हिज पर्पस एंड द एजेंसी बेस्ट क्वालिफाइड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एंड इफेक्टिव सर्विसेज इज सिलेक्टेड। जो भी मेरे एम को फुलफिल कर पाए, जो भी मैंने गोल रखा है उसको फुलफिल कर पाए, अगर ऐसी कोई एजेंसी मिलती है तो मुझे ऐसी एजेंसी को सिलेक्ट करना है। आप एक एजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने काम दूसरे एजेंसी से भी करवा सकते हो, तो एक या एक से ज़्यादा एजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो। अब एजेंसी को सिलेक्ट करने का टास्क जो है उसको बिल्कुल भी लाइटली हमको नहीं लेना है, बहुत ही सीरियस टास्क है क्योंकि करोड़ों के जब बिल बनाते हैं ये लोग या हज़ारों के बिल बनाते हैं तो आपके पैसे पानी में नहीं चले जाने चाहिए, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो कॉस्ट और जो टाइम यानी कि जो पैसा यानी कि जो खर्चा आप करते हो और जो वक्त लगता है इसके लिए, उसका आपके बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने हमको मिलता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ह्यूज और सिग्निफिकेंट होता है। अब क्या फैक्टर्स है जो हमको ध्यान में रखना है, तो फैक्टर्स जो ध्यान में रखना है, सबसे पहले सर्विसेज ऑफर्ड, किस तरीके की सर्विसेज हमको दे रहे हैं। जो अभी हमने टाइप्स ऑफ एड एजेंसी की सर्विसेज देखा था ना, तो बस वो एजेंसी की सर्विसेज को आपको ध्यान में रखना है, जो कि चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजर एज टू द सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड नॉन एडवर्टाइजिंग। तो जो भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको एजेंसी को सिलेक्ट करना है। इफ द एजेंसी इज वेल इक्विप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडवर्टाइजर देन सच एजेंसी कैन बी सिलेक्टेड। सम एजेंसीज में प्रोवाइड ओनली अ फ्यू सर्विसेज, अदर्स पैकेज ऑफ सर्विस। कुछ एजेंसी ऐसी होगी जो मुझे फुल सर्विस दे रही है, कुछ हो रही है जो सिर्फ क्रिएटिव दे रही है, कुछ हो रही है जो सिर्फ मीडिया दे रही है। तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई एजेंसी सर्विस देती है तो ऐसी सर्विस एजेंसी को मुझे क्या करना है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मुझे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है उस एजेंसी का लोकेशन। उसका लोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेफरेबली द ऑफिस ऑफ द एजेंसी शुड बी लोकेटेड विद इन द सेम सिटी वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द क्लाइंट इज लोकेटेड। जहाँ भी मेरे कंपनी का हेड ऑफिस है बस उसी सिटी में हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी लोकेशन, उसके ऑफिस का भी लोकेशन वहीं पर होना चाहिए। क्वाइट ऑफन द क्लाइंट हैज़ टू कंसल्ट एंड कम्युनिकेट ऑन वेरियस एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन बी डन क्विकली एंड इकोनॉमिकली इफ द ऑफिस ऑफ द एजेंसी इज विद इन ईजी रीच ऑफ द एडवर्टाइजर। कई बार ऐसा होता है, देखो एक एड प्लेस करे हो ना, करोड़ों का खर्चा करते हो आप उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होता है, आपको बहुत सोच समझ कर उस चीज़ को प्रेजेंट करना होता है अपने टारगेट ऑडियंस के सामने, क्योंकि उसका ह्यूज इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। अब अगर हमको एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो बार बार थोड़ी एक शहर से उड़कर दूसरे शहर में जाएंगे हम और उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मिलेंगे या वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आएगी। टाइम और कॉस्ट दोनों ही इन्वॉल्व होता है। अगर अपना काम आपको फटाफट करके चाहिए तो ट्राई करो कि सेम सिटी में आप दोनों के ऑफिस एंड लोकेशन होने चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेशन। Nowadays agencies charge for entire services. There is hardly anything free. Advertiser had to pay for copywriting artwork and other services.
Rates of various agencies not standard and they differ from agency to agency. Advertiser must check on the rates before finalizing the choice of the agency. अभी के दौर में ऐसा है कि एजेंसीज जितनी सर्विसेज दे रही है आपको फुल सर्विस का जो है वो चार्जेस लेती है। अब डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी किससे आपने कौन सी सर्विस लेनी है। हर एजेंसी का चार्ज जो है वो अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है हर कोई 15% ही आपसे कमीशन मांगे, कोई उससे ज़्यादा भी मांग सकता है। जैसे ONM जो है इंडिया की टॉप एजेंसी में गिनी जाती है, तो डेफिनेटली इनका बिल जो है वो करोड़ों में बनता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर एजेंसी का सिलेक्शन करना होता है कि उनको कितना फीस आपको चार्ज करना है आपके रेवेन्यू के साथ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिलेक्ट करो जिसका चार्ज बहुत ही कम है। अगर कम चार्ज ले रही है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। ऑफन कम्स इनटू पिक्चर सच एज एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। देखो जितना आप पैसा घटाने की सोचोगे, कम करने की सोचोगे, बार्गेन करना कोई बुरी बात नहीं है, बिंदास बार्गेन करो, लेकिन इतना ध्यान में रखो बार्गेनिंग ज़्यादा करोगे तो चीप क्वालिटी आपको जो है वो मिलेगी। देन यू हैव टू सफ़र विद दी क्वालिटी। और अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बोला, कॉस्ट, टाइम और एडवर्टाइजिंग, इन तीनों का ही इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर बढ़ता है। तो इन तीनों का इम्पैक्ट हमको देखने मिलता है हमारे बिजनेस के ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ का कि अगर आप पैसे कम करवा रहे हो तो आपकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है ऐड की, आपके प्रोडक्ट की। देन वी हैव पर्सनल ऑफ द एड एजेंसी। पर्सनल क्या होता है? बेसिकली हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉयज़ की बात करें कि उस एड एजेंसी में किस तरीके के लोग हैं। क्या वहाँ पर क्रिएटिव लोग हैं? ऐसे क्रिएटिव लोग हैं यानी कि कॉपी राइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने कोई अच्छा सक्सेसफुल कैंपेन रन किया है। अगर वाकई में उनके ऐड की कोई सक्सेसफुल कैंपेन रही होगी तो ही जाके मैं ऐसे एड एजेंसी को हायर करूँगी। साइज ऑफ द एजेंसी क्या है? साइज ऑफ द एजेंसी को ध्यान में रखना है, जहाँ पर हमको ये देखना है कि स्मॉल एजेंसी है डेफिनेटली अच्छा काम करेगी, उनके पास कम क्लाइंट है तो हमारे ऐड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी, ज़्यादा फोकस करेगी। बड़ी ऐड एजेंसी है डेफिनेटली वो भी हमारे लिए अच्छी रहेगी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल किया है, तो हमारा भी पैसा जो है वो वेस्ट नहीं करेगी, हमारे लिए भी वो अच्छा ही काम करेगी। Therefore, in such cases, a small agency may be considered. However, the client must consider the quality of personnel of the small agency as the quality of service depends upon the quality of the personnel। यानी कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है कितने क्रिएटिव हैं, उनका क्रिएटिव डिपार्टमेंट के ऊपर ही हमारा पूरा ऐड जो है वो डिपेंडेंट है। अगर क्रिएटिव डिपार्टमेंट अच्छा है, भले छोटी एजेंसी है, लेकिन उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो काम के लायक है, वो अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो मेरे ऐड के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट मुझे अपने बिजनेस पे देखने मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ दी एजेंसी डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ दी पर्सनल, यानी कि उनके वो क्रिएटिव लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन वी हैव रिकॉर्ड्स एंड रेप्यूटेशन। पास्ट रिकॉर्ड जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है, नहीं रहा है। क्लाइंट और एजेंसी का रिलेशनशिप देखना है आपको कि दूसरी एजेंसी और कौन से क्लाइंट हैं इनके पास में, क्लाइंट टर्नओवर हुए हैं क्या, सक्सेस ऑफ अदर क्लाइंट्स कैंपेन, किसी दूसरे क्लाइंट्स के लिए ऐड रन किया है तो उनके कैंपेन सक्सेसफुल रहे हैं क्या, किस तरीके से उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया है, फॉलोअप लेते हैं आपसे। ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। उनकी रेप्यूटेशन मार्केट में क्या है, उनका पास रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने सक्सेसफुल ऐड कैंपेन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एजेंसी को सिलेक्ट करना है। फिर आता है कम्पिटिटिव अकाउंट्स। एडवर्टाइजर शुड ऑल्सो फाइंड आउट द अदर अकाउंट्स दैट आर हैंडल्ड बाय द एजेंसी। इन नो केस द एडवर्टाइजर मस्ट सिलेक्ट दैट विच हैंडल्स कम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग बिकॉज देयर मे बी सस्पिशन ऑफ गेटिंग पुअर फैसिलिटीज एंड सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट। अगर ऑलरेडी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है आपके कंपटीटर का अकाउंट संभाल रही है, आपके कंपटीटर के क्लाइंट, कंपटीटर जो है वो क्लाइंट रह चुका है उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, डेफिनेटली आपको सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मिलने वाला है, तो ऐसी एड एजेंसी को सिलेक्ट नहीं करना है। Therefore, it would be wise to discard the choice of the agency that handles competitors account। तो बेहतरी इसी में है कि ऐसे एजेंसी को ना चुनो जो ऑलरेडी आपके कंपटीटर के अकाउंट को हैंडल कर रही है। देन वी हैव मीडिया कनेक्शंस। कुछ एजेंसी होती है उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं मीडिया के साथ में, मीडिया ओनर्स के साथ में, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन के पब्लिशर्स होते हैं, दूरदर्शन, रेडियो, इनके साथ उनका बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। अभी एक सर्वे कंडक्ट किया था मार्ग ने, जहाँ पर कई सारी कंपनीज जो है जिन्होंने परसीव किया कि मुद्रा कम्युनिकेशन जो है उसका बहुत ही अच्छा कनेक्शन है दूरदर्शन और दूसरी एजेंसीज के साथ में। अब ये जो एजेंसीज हैं इनका अच्छा मीडिया कनेक्शन है, जिससे कि मीडिया ओनर्स इन्फ्लुएंस होते हैं और जल्दी आपको एक प्राइम टाइम और स्पेस दे देते हैं क्लाइंट के एडवर्टाइजिंग के लिए। अब क्योंकि ओनर के साथ अच्छा रिलेशन है, आपने बोला मुझे 10 बजे ही मेरा ऐड आना चाहिए, तो 10 बजे अगर किसी और को ऐड देकर रखा है तो आपको बताएंगे कि देखो इनका ऐड कैंपेन 10 दिन के बाद खत्म हो रहा है, तो उसके बाद चाहो तो हम आपका ऐड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिलेशन उनके साथ में बहुत अच्छा है, इसीलिए वो आपके सही वक्त पर आपकी हेल्प करेंगे।
Other agencies may lag far behind in such connection, therefore the agency will better media connections can be selected. तो वो एजेंसी जिसके मीडिया कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, ऐसी एजेंसी को सिलेक्ट करना है. फिर आता है हमारा फॉरेन टाइप्स. Firms may also consider the foreign tie-ups of ad agency. For instance, MNC may prefer an agency which has tie-up with reputed foreign agency. तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारी जो एजेंसी है जिसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं, इनका कोई फॉरेन टाई-अप से फॉरेन एजेंसी के साथ में भी काम कर रही है, तो वेल एंड गुड, यानी कि अच्छी खासी एजेंसी है जो हमारे एडवर्टाइजिंग जो है वो अच्छे से हैंडल कर सकती है. तो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग अकाउंट हैंडल कर रही है तो डेफिनेटली ये एजेंसी बहुत अच्छी होगी. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान में देने हैं वो है एजेंसी का कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है क्लाइंट को हैंडल करने का, उनकी हिस्ट्री देखनी है, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है. यानी कि कुछ होती है जो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, तो ऐसी कोई एजेंसी है तो वो आपको ध्यान देना है. तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे जब भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आप सिलेक्ट करते हैं. तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एज एन एडवर्टाइजर, एज ए क्लाइंट बनकर सोचना है, ध्यान में रखना है कि मैं अगर किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चुनूँ तो क्यों चुनूँ, राइट. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है. मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और 6. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.